पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था, उसने काम करना शुरू कर दिया है। और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबरों में आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। करीब 30-34 दिन के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है। कई फैसले लिए गए। जब बैठक होने वाली थी तो उससे पहले विपक्ष की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस चीज को लेकर मंथन होगा, इस चीज को लेकर बात होगी। लेकिन अब जबकि कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, उसके बाद उन फैसलों पर अब मंथन करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कई फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष अब उन पर निशाना साध रहा है। मीसाबंदियों को लेकर जो कांग्रेस सरकार जब बनी थी, गहलोत सरकार में उनके पेंशन पर रोक लगा दी गई थी, उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। एक बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल डीजल को लेकर, हो सकता है वैट में किसी तरह की कोई रियायत दी जाए ताकि पेट्रोल डीजल के रेट में कुछ कमी आए। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर बीजेपी का यह कहना है कि इतनी जल्दी, इतने कम दिनों में सरकार बनने के बाद इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लेना ये सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। बहरहाल इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या क्या तर्क है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर संजय झा जी जुड़े हुए हैं और श्याम झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले ओम जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जो कैबिनेट का फैसला हुआ है, पहली बैठक हुई है और कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर टिप्पणी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि आप हमारे 6 महीने का रिव्यू कर रहे हैं, आप 6 महीने का क्या रिव्यू करें, हमारा 5 साल का रिव्यू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रिव्यू क्या होता है। और इसके अलावा कोटा में जो रिवर फ्रंट पर मूर्तियां लगी, उनको लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही गई है। आप आज के कैबिनेट के फैसलों को किस नजरिए से देखते हैं और क्या लगता है आज जो फैसले लिए गए हैं क्या रफ्तार दिखाते हैं इस नई सरकार की? देखिए, फैसले तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जिस फैसले से सीधा ताल्लुक मेरा है उस पर चर्चा करना बड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी तो देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, एक दूसरे को कभी सराहने का कार्यक्रम तो होता नहीं है। वो उनको कहेंगे, लेकिन आज के इस फैसले से जो मीसा वाला जो फैसला है वो बड़ा तारीफ की जानी चाहिए इस बात की, क्योंकि जब बंद किया गया था तब भी जिन साहब ने इसकी विधानसभा में जो अपना कमेंट किए थे, तो तब मैंने घनश्याम जी और राजेंद्र गहलोत से कहा था, ये दोनों मेरे मित्र हैं,
मैंने कहा आप जवाब दीजिए उनको कि जिस काम की मिसेस गांधी शर्म महसूस कर रही थी करने के बाद में, उस काम के लिए आज आप भी मतलब आज भी आपका ख्याल वही है कि आपातकाल को आप सही ठहरा रहे हैं। आपातकाल के लिए तो खुद उन्होंने अपने आप को महसूस किया कि मैंने गलत काम कर दिया और उसका नतीजा उन्होंने भुगता, और वो किस तरीके से कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में साफ हो गई और कैसे जनता पार्टी का शासन है, ऐसा पता है। तो गलती के बारे में अपने खेद प्रकट करके या तक अपने आप को अपनी आलोचना करके आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर उस पर गाए बगाए उसकी चर्चा करे, उसकी तारीफ करने लग जाए तो फिर उस पर ऐतराज होता है। यही हुआ जब ये मीसाबंदियों की पेंशन वाला सिलसिला आया, तो क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे कैसे घर उजड़े हैं DIR और मीसा में। जो लोग बंद थे, जिनके काम धंधे बंद हो गए, जिनके व्यवसाय बंद हो गए, जिनको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। मैं खुद आज 80 बरस का हूँ, मैं उस वक्त कितने बरस का था आप समझ लीजिए। और जुबान से और कलम से मैंने कभी भी किसी को फेवर नहीं किया उसके रिस्क, उस जोखिम के साथ में, जिसमें कि आपको क्योंकि जिसके लिए आप खिलाफ में जाएंगे वो आपके लिए बुरा सोचेगा, अच्छा तो सोचेगा नहीं। एक जमाना था कि राजनेता आलोचनाओं की बड़ी तारीफ करते थे और उनसे सीखते थे, वो जमाना भी हमने देखा है। भैरव सिंह शेखावत तक तो वो जमाना था, उसके बाद में सीन बदल गया, अब ऐसा नहीं होता है। तो बहरहाल वो भुगता। तो मैं समझता हूँ कि मीसा का ये जो फैसला किया है, ये जो चंद साल बाकी बचे हैं ज़िंदगी के, अगर उसमें आप किसी को दवा देते हैं या फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और सम्मान के साथ में करते हैं, याचना नहीं, हाथ फैला दिया और फिर आपने दिया, जब सम्मान के साथ में देते हैं तो वो अच्छा लगता है। मैंने तब भी, जब भारतीय जनता पार्टी ने जब वसुंधरा जी थी और लागू किया था, तब भी कहा था कि याचना ना कीजिएगा, अगर है तो फिर सम्मान के साथ में कीजिएगा। आदत पड़ी होती ना राजनेताओं की और तुम मांगोगे मैं देने से चूकूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको करना है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं जिन्होंने भारत के संविधान की और जनाधिकारों की रक्षा के लिए अपने आप को पेश कर दिया। ये बात आज भी बरकरार है। इन जनाधिकारों के लिए भारत के संविधान पर अगर कोई आक्रमण होता है, चाहे किसी की तरफ से भी होता हो, चाहे वो पक्ष की तरफ से होता हो चाहे विपक्ष की तरफ से होता हो, तो जो बीच में जिनका काम इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना होता है, वो खुल करके मूल्यांकन करें, बिगड़ किसी जोखिम के भय से, मतलब कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भजन लाल जी का ये जो पहला फैसला है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। और मैं बहुत सारे साथी हैं जो मेरा ख्याल है कि अब वो 700 में से 250 150 तो अब शायद 150 बच्चों के, बाकी सबकी मृत्यु हो गई, क्योंकि भैरव सिंह जी, भंवरलाल जी शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, ये सारे लोग ही तो थे। अब जयपुर में मेरा ख्याल है कि मैं हूँ और नाथू सिंह गुर्जर है, और कोई 385 थे, उसमें से मेरे ख्याल से 172 या 170 के आसपास। हाँ, बस इतने रह गए। अब मैं कह रहा हूँ ना कि जयपुर में अब नाथू सिंह जो मिनिस्टर रहे गुर्जर, वो है, या मैं हूँ, या फिर अभी जो राज्यसभा के मेंबर बन गए घनश्याम तिवारी और राजेंद्र गहलोत, ये लोग हैं। बाकी रहे कहाँ? ये जो और बाकी लोग हैं, इनका ताल्लुक उससे मीसा से या DIR से नहीं रहा है जो आज शासन में है। लेकिन भजन लाल जी ने इसको प्राथमिकता देते हुए किया, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये कांग्रेस सरकार में हुआ। जब भी कांग्रेस की सरकार आई, हर बार उनकी पेंशन को रोका गया। बीजेपी की सरकार आती है, फिर उसको वापस शुरू किया जाता है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि आपातकाल, और खैर ये बात भी सही है कि अगर मान लीजिए किसी भी काल में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई दूसरा दल हो। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से झा साहब जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एक बाकी फैसलों को लेकर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी उम्मीद थी, और क्योंकि विपक्ष में जब बीजेपी हुआ करती थी राजस्थान में, तो बार बार पेट्रोल के वैट को लेकर, डीजल के जो वैट को लेकर कांग्रेस सरकार पर, उस वक्त कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती थी कि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, अगर वो वैट कम कर दे तो उसे केंद्र पर आरोप लगाने की जरूरत ही ना हो पेट्रोल डीजल को लेकर। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है, तो उम्मीद की जा रही थी कि पहली कैबिनेट में एक रियायत मिलेगी, ये आम आदमी से जुड़ी सबसे बड़ी रियायत कही जा सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। प्रभात जी, अभी शपथ ग्रहण को लगभग महीना भर हुआ है, और आप मान के चलिए सिलेंडर 450 का बोला गया था, 450 का हो गया, और जो भी संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस सभी पे, चाहे पेट्रोल डीजल की बात है, उस पर भी
वो चल रहा है, कमेटी बनी हुई है, उस पर निर्णय जल्द आ जाएगा और वो भी जल्द ही सुनने को मिलेगा पूरे प्रदेशवासियों को कि पेट्रोल डीजल पे भी रियायत लगभग मान के चलिए, जहां तक मेरा सोचना है 4-5 रुपए का जो है रियायत दी जाएगी। उस पर भी कार्रवाई चालू है। जल्द ही सारी चीजों पे जो जो संकल्प पत्र में जो जो एक एक लाइन जो भाजपा ने लिखा है वो सब पे कार्रवाई होगी। जी श्याम जी, लेकिन इसके साथ देखिए, आपने 3 महीने 6 महीने का आपने ये रिपोर्ट कार्ड जो पिछले सरकार का था उसको लेकर आपने जांच की बात कही है। पिछली सरकारों की जांच करना क्योंकि गहलोत की जब सरकार आई थी तब उन्होंने वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में कुछ जांचों को लेकर बात कही गई थी। अब कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आप 6 महीने की क्यों जांच करवाते, पूरे साल भर, 5 साल की जांच करवाइए, तब आपको पता चलेगा, असली रिव्यू तो तभी होगा। प्रभात जी, 5 साल जो सरकार चली है पूरे प्रदेश ने देखा है और आप तो मीडिया से जुड़े हुए, आप पूरा जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार चली है। कभी होटलों में और कभी मानेसर में, कभी जैसलमेर में, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है तो ईडी उसका संज्ञान ले ही रही है, जांचें चल रही है। पेपर लीक किस प्रकार से हुआ, युवाओं के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा। लगभग 70 लाख युवा इससे प्रभावित हुए पेपर लीक से, और उसका परिणाम है कि युवाओं ने कांग्रेस की कितनी भी लोक लुभावनी, जिस प्रकार से उन्होंने जो डिजाइन बॉक्स का जो कमाल दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी युवाओं ने, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जो पिछले टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ और जो आनंद फानन में और निजी हित को देखते हुए जो इस प्रकार के फैसले आचार संहिता लगने के बाद भी हुए, जमीन अलॉट कर देना, ये कर देना, वो कर देना, उस पर जांच होना जरूरी है। उस पर जांच होगी तभी चीजें सामने आएगी। जी ओम जी, कोटा को लेकर एक बड़ी बात सामने आई कि वहां पर अब जो मूर्तियां लगाई गई थी और सलाहकारों की मूर्ति, मंत्रियों की मूर्ति, मुख्यमंत्री की मूर्ति, और कह रहे हैं कि कोटा रिवर फ्रंट एक योजना अलग बात है, लेकिन वहां पर खुद का गुणगान करते हुए, क्योंकि आपको ध्यान हो तो यूपी में भी एक बार मायावती की जब मूर्तियां और हाथी, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, उनको लेकर कई तरह की राजनीति वहां पर देखने को मिली थी। आपको लगता है कि वही राजनीति का दौर अब राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? देखिए, अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी कि अपनी प्रशस्ति गान करवाने के लिए, अपनी हैसियत बनवाने के लिए। मायावती ने भी वो किया, तो आप देख लीजिए उनका क्या हंस रहा है। आपने कोटा में बहुत बेहतरीन सारा वो बनाया है, लेकिन उसमें आपकी ये जो मूर्तियां लगवाने का बात, ये मेरी समझ में नहीं आई। जीवित लोगों की मूर्तियां किस लिए लगाते हैं, मेरे समझ ये तो कोई बात नहीं हुई। आपके जिन राजनेताओं के, जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है, जिनकी हैसियत रही है, जिनको पूरा प्रदेश या पूरा देश जानता हो, ऐसे लोगों को स्थापित करने से कोई ऐतराज नहीं करेगा। लेकिन आप अगर स्वयं की मूर्ति लगवाएंगे तो ये लगता है कि अपने मुंह में आप उट्ठू बन रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप लोकप्रिय हैं तो आपको लोग वैसे भी बिगड़ आपकी उसके मूर्ति के लोग सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप कुछ भी लगा लीजिए, मौका मिलने के साथ ही तुरंत आपको उखाड़ के फेंक देंगे। ये पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा ही हुआ है। हमने सोवियत संघ में भी देखा, हमने चाइना में भी देखा, हमने यूरोप के अंदर भी देखा कि कैसे नेताओं को उखाड़ के फेंक देते हैं बाद में। तो इसलिए काम कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपको उखाड़ के फेंका ना जा सके। अब कोटा का जो खूबसूरती आपने क्रिएट की वो बहुत है, उसको कोई नहीं उखाड़ सकता। जो अच्छी खूबसूरती है उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बाकी ये जो अपने अपने आदम का चित्र बनवा लेना या मूर्तियां बनवा लेना, ये कोई बात मैं नहीं समझता। इसको तो निजात पाना चाहिए, और जो सादगी पसंद करते हैं और जो जिंदगी में कुछ बेहतर सोचते हैं, वो कभी भी अपनी प्रशस्ति गान करवाना नहीं चाहेंगे। उनका जो कुछ किया धरा है वो सब लोगों के सामने है, लोग मूल्यांकन करेंगे। आप पहले से ही क्या मूल्यांकन करवा रहे हैं कि अपनी मूर्ति बनवा करके लगवा रहे हैं, तो वो तो बड़ा गलत है जी। बाकी राजनीति में ये चलन, राजनीति का ये चलन बंद होना चाहिए और सभी तरफ से होना चाहिए। मतलब किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा मैं, सारे दल जो भी है क्यों ऐसा करते हैं। आप जो आदरणीय है, पूजनीय है, दिवंगत हो गए, उनकी अगर मूर्तियां लगाई जाए, उनके बारे में कुछ कहा जाए तो बात कोई ऐतराज नहीं करेगा। लेकिन जो जीवित है और पहले से उनकी मूर्तियां लगवाएं और उनको अगर उनका प्रशस्ति गान करें तो कैसे तारीफ की जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। वक्त अपने आप तय करेगा कि आप कहाँ किस मुकाम पर हैं, और हालात अपने आप, आपकी मूरत और मूर्ति, दिल में मूरत बने और एक पत्थर की मूरत बने, दोनों में बहुत फर्क है।
हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पा रही है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो उन्हें फोन लाइन पर जोड़ लें, अगर उनका वीडियो नहीं आ पा रहा है तो, ताकि हम कांग्रेस का भी पहलू जान सके। श्याम जी, आरएएस जो मेंस की परीक्षा थी उसको लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, ये अच्छी बात है, उनकी मांगों को माना गया क्योंकि इतने दिनों से वो आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन स्थल पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब उनको वक्त मिलेगा, पढ़ाई कर पाएंगे। जी प्रतिष्ठा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई। पहले प्रतिष्ठा जी के पास जाना चाहेंगे। प्रतिष्ठा जी, अभी हम कैबिनेट के फैसलों को लेकर जो हमारी बात हो रही थी उसमें 2-3 चीजें थी। एक तो मीसाबंदियों को लेकर बात थी, आरएएस मेंस को लेकर मैं अभी बात कर रहा था। मैं आपकी तरफ वो क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगा आरएएस मेंस को लेकर और या फिर एग्जाम्स को लेकर। काफी लंबा संघर्ष कांग्रेस के शासनकाल में रहा। आप ये मान के चलिए कि अंबेडकर सर्किल और स्टैच्यू सर्किल 2-3 जगह तो ऐसी थी जहां पर उनका नाम ही कुछ दिनों में बदल जाता, अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय तक इस तरह के शिक्षकों के और अभ्यर्थियों के और जो परीक्षार्थियों के आंदोलन चलते। तो एक बड़ा फैसला ये कहा जाए कि आरएएस मेंस को लेकर अब उनका वक्त खराब नहीं होगा, और एक तरह से ये कांग्रेस सरकार को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं कि इतने लंबे समय तक वहां पर आंदोलन चले लेकिन कभी इतने कम समय में कोई फैसले नहीं हुए। अब ये भी कहा जा रहा है कि आरपीएससी यूपीएससी की तरह आरपीएससी का भी एक कैलेंडर सही तरीके से जारी किया जाएगा। आप कैसे मानती है कैबिनेट में आज लिए गए फैसले को? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है अभ्यर्थियों की मांग मानना, और ये परीक्षा को का टाइम शेड्यूल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने भी किया था। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि हर निर्णय के लिए दिल्ली जाना मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है उसकी जो स्वतंत्रता उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को हर डिसीजन में पहले दिल्ली जाना पड़ता है। वर्तमान सरकार के अंदर माफी चाहूंगा मैं आपसे वापस, जो तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज बाकी पैनलिस्ट तक नहीं पहुंच पाई है, तो एक शायद टेक्निकल समस्या को दूर करने की कोशिश करें। एक बार मैं आपसे वापस सवाल का जवाब चाहूंगा, जो मेरा सवाल था, एक बार वापस आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छी बात है, सरकार होती ही जनता के हित के लिए है, और हमने भी जो आरपीएससी का कैलेंडर जारी करने की बात हमारी सरकार ने भी पहले ही कह दी थी गहलोत साहब ने कि इसको इसी तरह से हम करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने भी टाइम पीरियड को बढ़ाया था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है जिसकी तरफ पूरी जनता बड़ी आस से देखती है, उनको हर डिसीजन से पहले दिल्ली जाकर पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये इस प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, मुझे लगता है कहीं पर भी जनता के हित में नहीं है कि हर फैसले की तरफ के लिए राजस्थान सरकार को दिल्ली की तरफ देखना पड़े। तो ये राज्य की जो सरकार होती है उसकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान में उन राज्य के हितों की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में जब राज्य सरकार ही अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती, सीएम साहब को खुद दिल्ली जाना पड़ता है हर डिसीजन के लिए, तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से इस आज के जो लोकतंत्र के अंदर जो स्थापित किए जा रहे हैं नए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई भी प्रदेश की सरकार होती है तो वो अपने प्रदेश के सभी तमाम जो नागरिक हैं उनके लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार इसमें आज के जो कंडीशन है उसमें स्वतंत्र नहीं है, उनको हर फैसले के लिए दिल्ली जाना पड़ता है सीएम साहब को। नहीं, आपको ऐसा लगता क्यों है? देखिए, फिर आपके 34 दिन में अगर मान लीजिए कैबिनेट की कोई बैठक हुई है, मैं चलिए गहलोत सरकार के शासनकाल से अगर हम तुलना करें, पहली कैबिनेट की बैठक हुई होगी, लेकिन फैसलों को लेकर अगर उनकी हम गणना करें, पहली बार इतने बड़ी संख्या में फैसले, और गहलोत की सरकार के टाइम में इतनी बड़ी संख्या में फैसले, उनको आप किस तरह से कंपैरिजन में देखती हैं? आरएएस मेंस को लेकर बड़े दिनों से संघर्ष चला रहा था, सबसे पहले उनको रियायत दी गई। इसके अलावा अगर हम अन्नपूर्णा की बात करें, फैसलों की तो मेरे ख्याल से किसी से भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम 5 साल में गहलोत साहब की कैबिनेट में किए, गहलोत साहब ने किए, वो तो जनता आज भी याद कर रही है उनको। और तमाम जो योजनाएं गहलोत सरकार लेके आई, कैबिनेट ने जो लागू की इस प्रदेश में, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, हर तमाम वर्ग के लिए हमने योजनाएं लागू की। तो हमारी सरकार के काम के मामले में तो आप किसी से तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगता कि अगर हमारी सरकार की बराबरी कर पाएंगे काम में तो ये बहुत अच्छी बात होगी राजस्थान के लिए। लेकिन ऐसा होना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि
क्योंकि आप देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी सरकार का बजट आया तो तमाम जो क्षेत्र है, तमाम वर्ग है, जिनकी उपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी सरकार से, वो सारी की सारी उम्मीदें गहलोत सरकार ने पूरी की। और वर्तमान सरकार ने जो राजीव गांधी युवा मित्र है और महात्मा गांधी प्रेरकों को की नौकरियों को हटाकर तो सबसे पहले युवाओं को बेरोजगार करने का तोहफा राजस्थान के अंदर दिया है। तो ये नहीं कह सकते कि एक डिसीजन उन्होंने लिया, वो भी उसको लेने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय जी को दिल्ली जाना पड़ा। तो ये आप नहीं कह सकते कि एक डिसीजन लेने से ही सारी समस्याएं जो बहुत सारी जो काम हमारी सरकार ने किए थे उनसे आप उनकी अभी तुलना करें तो ये बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि 5 साल आपको देखना पड़ेगा कि किस पैमाने पर राजस्थान की बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में किस तरह से काम किया। ये तो आम जन से या किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और ये सच्चाई है कि हमारा एक हमारी योजना है वो ऐसी है कि जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हर योजना का पड़ा। प्रतिष्ठा जी प्रतिष्ठा जी हमारे साथ श्याम जी भी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं और ओम जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले चूंकि काउंटर मेरे ख्याल से श्याम जी एक अलग राजनीतिक जो भी पहलू रखना चाहेंगे। श्याम जी, आपने सुना पूरी बात आपने सुनी और वो कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है पिछली सरकार का और इस सरकार का, कई चीजें उन्होंने सामने रखी। आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? प्रभात जी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। 5 साल आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरे प्रदेश में पेपर लीक और किस प्रकार से जो बेरोजगारों पे लाठियां बरसाई कांग्रेस सरकार ने, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना। किस प्रकार से कुर्सी के खेल में 5 साल इन्होंने निकाले और योजनाओं के नाम केवल कागजों में रहे, धरातल पर शून्य, नीलबटा सन्नाटा। और किस प्रकार से इन्होंने अपनी मूर्तियां स्थापित, रामलला की मूर्ति से आपत्ति, अपनी मूर्तियां लगाना चाहते हैं। देखिए ये कांग्रेस की जो दोहरी मानसिकता है कि किस प्रकार से रामलला की जो मूर्ति स्थापित हो रही है तो उसका तो विरोध, और किस प्रकार से रहते हुए धारीवाल जी, अशोक गहलोत जी अपनी मूर्तियां स्थापित करने के लिए कितने बेकाबू हैं और कितने बेताब हैं, तो मूर्तियां तैयार करवा करके रखी हुई। तो आप जान सकते हैं कि जो गहलोत साहब की जो सरकार रही, आज अन्नपूर्णा रसोई की जो बात करते हैं, पहले भी अन्नपूर्णा रसोई के नाम से ही चलती थी और अभी उसका जो वजन है, जो भोजन दिया जाता है उसका वजन बढ़ा दिया गया है, सब्सिडी बढ़ा दी गई है, उसमें 17 रुपए जो सब्सिडी थी उसको 22 रुपए कर दिया गया है। उसमें मिलेट्स जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, मिलेट्स को शामिल किया गया है। तो एक जो वास्तव में जो काम करने की इच्छा शक्ति वो भजनलाल जी के पास है और वो कर भी रहे हैं। इस प्रकार से पहले दिन से ही उन्होंने निर्णय लेने चालू किए, जो पूरी तरह से इनके शासन में कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, वो कितना कंट्रोल हुआ है। जो पर डे बलात्कार के आंकड़े, जो 17 बलात्कार पर डे के आंकड़े थे राजस्थान के, आज देख लीजिए आप उसको कितनी गिरावट आई है। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में अपराध बिल्कुल खत्म करने की सोच रखती है भाजपा सरकार जी। कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये अपराधियों के साथ साठगांठ करके राजस्थान में इन्होंने पूरे तरह से एक उद्योग पनपा दिया है नया, अपराधियों के साथ इन्होंने तो खत्म मैं जी। ओम जी, भाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक आप कुछ कहना चाह रहे थे उसको भी कीजिएगा। मेरा एक सवाल भी के साथ में मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। अपराध को लेकर और क्राइम को लेकर अभी जैसा श्याम जी ने भी बात कही, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम की बात देखें, खुद उनका जो मुख्यमंत्री का निवास है वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आता नहीं है। खुद यहाँ की सेंट्रल जेल से एक तो फोन वहां पर पहुंच जाता है और फोन से धमकी भी किसको दी जाती है? सीधे मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है। उससे पहले भी एक बार उनकी कारकेड का जो है कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो अपराध को लेकर एक तरफ तो पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि नियंत्रण किया जाए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपने साथ हुए घटनाक्रमों को जब देखते हैं तो फिर कैसे यकीन किया जाए अपराधों को लेकर? देखिए, मैं दूसरी बात बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि हर सरकार का अपना एक मॉडल होता है जिसके माध्यम से वो अपना प्रशासनिक काम करते हैं, और उस मॉडल से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी है। आप जब थे तो आपका अपना मॉडल काम कर रहा था जिससे आप काम कर रहे थे। वो अगर अपना केंद्र के साथ में समन्वय बिठा करके कोई रास्ता निकालते हैं, जैसे कि हमारे एक मंत्री गए और उन्होंने, शायद मुख्यमंत्री गए और जाकर के उन्होंने ऊर्जा मंत्री से या कोयला मंत्री से मुलाकात की, तो कोयला मंत्री ने तत्काल उनको जो राहत दी है, ये फ़ायदा हुआ ना। तो इस मॉडल में ये हो रहा है, जब आपकी
साथ में अगर ताल्लुक अच्छे हैं तो आपके सारे काम, जैसे जल मंत्री ने फैसला किया कि कैसे ईस्टर्न कैनाल का रास्ता कैसे निकलेगा और कैसे बनेगा, तो वो समझ में होता है, तो उससे इतनी तत्काल नहीं होता। लेकिन साथ साथ में बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी भी हैं, पिछली सरकार की भी अच्छी है, इस सरकार की और अच्छी होंगी, क्योंकि इस सरकार के सामने वो सब क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से पिछली सरकार को नुकसान हुए, तो वो क्रियाकलाप इनके नहीं होंगे तो बेहतर होगा। तो उससे मैं सिर्फ शत्रुता की राजनीति की बात नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसको भी शासन मिला है वो सामान्य जन तक, नागरिक तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाए जो देने के विश्वास जो दिला के आए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। ये शत्रुता वाला सिलसिला समझ में नहीं आ रहा है, पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। मुझे मालूम है कि मैंने भैरव सिंह जी को और वसुंधरा जी के वक्त से, हाँ, भैरव सिंह जी से पहले और भैरव सिंह जी तक यही था कि समन्वय था बड़ा, पक्ष विपक्ष का इस तरह का विवाद नहीं होता था। कुछ और ही चीजें थी जिन पे कि ये नहीं किया, इस बात पे ऐतराज होता था। लेकिन अब तो आपने अच्छा किया तो भी उसमें आलोचना होगी, आपने बुरा किया तो उसमें तो निश्चित रूप से होगी। तो इस शब्द शैली से मेरा ख्याल है कि नई सरकार को बख्शना चाहिए और उनको काम करने देना चाहिए, और अगर जब काम नहीं हो रहा होता उसके बाद में आलोचना होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़िए। प्रतिष्ठा जी, एक बजरी माफिया एक बहुत बड़ा, मतलब आप ये समझिए कि इतना बड़ा नेक्सस जिस पर काबू पाना, आप चाहे सामंजस्य की कमी इसमें बताएं, और घटनाएं तो इस तरह से हो गई थी कि कॉलोनियों में लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाने लगी, पुलिस वालों पर गोलियां चलने लगी, पुलिस वालों पर गाड़ियां चलाई जाने लगी, और उसके बाद बजरी माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करता हुआ साफ तौर पर नजर आया। पिछले कुछ दिनों में बजरी माफिया पर जो एक्शन प्लान हुआ है, ये गति आपको कैसी लगती है? क्योंकि बजरी माफिया सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है, कई विभागों का सामंजस्य, और उसमें इतनी तीव्र गति होना, कलेक्टर एक कमेटी गठित करना, मॉनिटरिंग कलेक्टर करेगा, और अपराध को लेकर आप जिस तरह से आक्षेप लगा रही हैं विपक्ष होने के नाते, क्या ये जो काम करने का तरीका, आपको इससे उम्मीद नहीं नजर आती कि अगले 5 साल में क्राइम को लेकर कंट्रोल कर पाएगी सरकार? देखिए, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि एक तो जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद कि ये वही बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि पेपर लीक की उन्होंने बात की, लेकिन इनकी सरकार आते ही 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम तक के पेपर लीक हो गए। तो ये चीजें इनको भी सोचनी चाहिए कि आपके आने के बाद तो जो पेपर लीक का प्रकरण है वो बहुत नीचे चला गया, और आगे एग्जाम आप कराएंगे जब उसकी सिचुएशन को, तो उस टाइम जज किया जाएगा कि कितना कंट्रोल में है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जब जिस प्रदेश में मुखिया सेफ नहीं है उसको धमकियां मिल रही है मुखिया को, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को कितना इन लोगों ने सुधार दिया है। क्योंकि मेरे ख्याल राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री को ही जेल में बैठा हुआ कैदी धमकी दे रहा है। तो ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट ने। और एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि रेप के मामले में भी अभी से, क्योंकि अगर हम उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग ये कहेंगे कि अभी थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन मीडिया को आगे आना चाहिए। कोटपुतली के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें एक बच्ची ने खुद आकर रिपोर्ट दर्ज कराई अपने फादर के अगेंस्ट की उनके फादर ने उनके साथ रेप किया और दूसरे लोगों को उन्हें बेच दिया कर्ज उतारने के लिए। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है जिसमें सरकार कहीं पर भी उस पीड़ित बच्ची के साथ खड़ी नहीं हो सकी। ये सोचने वाली बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया को इतनी बड़ी घटना हो गई बिल्कुल जयपुर की नाक के नीचे, और उस पीड़ित बच्ची के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ना मीडिया खड़ा हुआ, ना सरकार उनके साथ खड़ी नजर आई। आपको ध्यान होगा कि जब इसी तरह की घटना एक महिला को भीलवाड़ा के अंदर उसके पति ने ऐसा उसके साथ किया था, नगन घुमाया था, तो राज्य सरकार उनके साथ गहलोत साहब खड़े हुए थे, वहां गए भी थे, उनसे मिले और उनको सरकार की तरफ से रिलीफ भी दिया। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रही है, तो इस मतलब उस बच्ची के साथ ये ना खड़ा होना कितनी इस चीज को दिखाता कि सरकार बिल्कुल हृदयहीन है। केवल और केवल वोट की राजनीति करना ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी डिसीजन या एक्शन मोड में दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर है। बाद में आप और हम 5 साल तक इसी चीज पर डिस्कशन हमारे बहुत सारे होते रहेंगे और इनके पॉइंट भी सामने आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो उसका, अभी तो ये कमेटियां बना रहे हैं, कमेटियां बनना मेरे ख्याल कोई नया नहीं है, हमेशा ऐसा होता है कि कमेटियां बना दी गई, SIT बना दी
दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। और रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप उम्मीद से करते हम हैं रिजल्ट भी जल्दी अच्छा आए। लगेगा जी। कि किसी चीज का, क्योंकि देखिए हमारी सरकार ने तो जो पेपर माफिया है उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून पूरे देश के अंदर, अगर कहीं सबसे स्ट्रिक्ट कानून है तो वो राजस्थान के अंदर है और उम्मीद कांग्रेस करते हैं सरकार प्रतिष्ठा के जी। जी द्वारा लागू किया गया है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल हमारी प्रतिष्ठा जी, सरकार समय की कम है, कमी और माफी करनी चाहूंगा में मैं। कहीं फर्क। जी प्रतिष्ठा जी, चूंकि समय कम है, माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए ये बात सही है। आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम को लेकर थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है कि अगर आगाज में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आम जनता के हित से जुड़े हुए हैं, मसलन सिलेंडर की बात करें, अन्नपूर्णा रसोई की बात करें, क्राइम को लेकर बात करें, बजरी को लेकर बात करें, आरएएस मेंस एग्जाम्स को लेकर बात करें, क्राइम को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ और समय की जरूरत हो। लेकिन ये बात सही है कि अगर मुख्यमंत्री को अगर धमकी दी जाती है तो थोड़ा सा इसको और गंभीरता से देखने का होगा, ताकि आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और बहरहाल विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस हालांकि खुद उनके जो मुख्यमंत्री, उनको जादूगर कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस अब चूंकि विपक्ष में है तो वो उस जादू की छड़ी की उम्मीद बीजेपी से भी करती है कि वो जल्द से जल्द इस तरह के फैसलों को अंजाम दे ताकि जनता को राहत मिले। लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक है, देखना होगा आने वाले दिनों में इस बैठक के फैसले हैं उनको किस तरह से अंजाम दिया जाता है, उनकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, और आने वाली जो दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी तब इन फैसलों को कैसे रिव्यू किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इस सिस्टम को भी डेवलप करना होगा कि फैसले तो लिए जा रहे हैं लेकिन अगली बैठक में उनको रिव्यू किया जाए, अगर उनमें किसी तरह की कमी है उनको दूर किया जाए, किसी तरह का सामंजस्य की कमी आ रही है विभागों बीच उनको दूर किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।